जो शोर मचाते हैं दुनिया की भीड़ में, जो शोर मचाते हैं दुनिया की भीड़ में, वह भीड़ बन के रह जाते हैं। जो शोर मचाते हैं दुनिया की भीड़ में, वो खुद एक शोर बन करके रह जाते हैं। पाता है सफलता वह जिंदगी में, पाता है सफलता वही जिंदगी में जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं जय विश्वकर्मा अपने क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हिंदी व्याकरण का वीडियो हम लोग क्रम से लेकर के चल रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप वर्ण, हमारे क्लास में वर्ण पढ़े थे, वर्णमाला बताया गया था। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण थे, स्वर और व्यंजन। फिर उसके बाद हमने उच्चारण स्थानों के भी विषय में जाना था। तो स्वर का टॉपिक हमारा समाप्त हो गया था। उसी क्रम को आगे ले चलते हुए हम लोग आज शुरू करेंगे व्यंजन। तो देखिए स्टूडेंट, व्यंजन क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात ये व्यंजन जो होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, ये स्वर के साथ जुड़ करके बोले जाते हैं। जैसे कोई शब्द हम ले लेते हैं, हम अपने शहर का नाम ले लेते हैं गोरखपुर। अगर हम इसका खंडन करेंगे तो देखिए मिलेगा गौ, और गौ में कौन सा स्वर है, ओ स्वर है। तो जब गौ में से स्वर निकाल दिया गया तो गौ क्या हो गया, आपका हलंत लग जाएगा, अर्थात गौ आपका आधा हो गया। मीन्स कि इसमें से स्वर निकाल दिया गया। इसी तरह से रौ, तो रौ में औ स्वर है। ख, ख में भी औ स्वर है। प, प में छोटा ऊ है। उसके बाद रौ में अ है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि हम अगर स्वरों को निकाल दे रहे हैं तो सभी व्यंजन आधे बच रहे हैं। अर्थात यह सिद्ध होता है कि व्यंजन जो होते हैं वे स्वरों के संयोग से बोले या प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए ये जो मैंने गोरखपुर शब्द का ये खंडन किया है, इसे हम वर्ण विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विन्यास। ये आपके ग्रुप डी लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूपीपी वगैरह हो गया, तो वर्ण विन्यास करने को दिया जाता है। ऑप्शन कोई शब्द दे देगा, जैसे मान लीजिए शब्द दे दिया आत्मविश्वास। ज्यादातर ये टेट, सी टेट आदि परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं वर्ण विन्यास के रूप बारे में। तो वो आत्मविश्वास का वर्ण विन्यास करना है आपको तो कर सकते हैं। पहले स्वर है आ, फिर आधा त, म पे अ, फिर व पे छोटी की मात्रा, फिर शलीफा वाला श आधा स है, फिर व पे आ की मात्रा है, फिर स के साथ अ जुड़ा हुआ है। इस तरह से जब आप खंडन कर देंगे तो वो वर्ण विन्यास कहलाएगा। तो अभी हम लोगों का टॉपिक चल रहा है व्यंजन। तो आइए व्यंजन को जानते हैं और समझते हैं। देखिए व्यंजन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे व्यंजन में जितने भी व्यंजन हैं वो उनका अलग अलग नाम है। जैसे स्पर्शी व्यंजन, व्यंजन में मिलते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 25 यानी 25 होती है। स्पर्शी व्यंजन के बाद होते हैं अंतःस्थ व्यंजन।
अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। फिर व्यंजन के अंतर्गत पाए जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। और पाए जाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। तो देखिए, ये परीक्षाओं में लगातार हर अंतराल में पूछा जाते रहा है कि हिंदी व्याकरण में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में आपको कई ऑप्शन दे देंगे, 25, 26, 27, 30, कुछ भी ऑप्शन दिया जा सकता है, लेकिन हमें चुनना क्या है, 25। इसी तरह से पूछ दिया जाए कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट आप बना रहे होंगे तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर इससे फिक्स है। अब आइए जानते हैं इन स्पर्शी, अंतःस्थ, ऊष्म और व्यंजनों, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। आप सभी लोग क से ज्ञ तक पढ़े होंगे। क से ज्ञ तक ही जो सभी व्यंजन हैं उन्हीं में 25 स्पर्शी हैं, 4 आपके अंतःस्थ हैं, 4 ऊष्म हैं, 4 संयुक्त हैं। तो देखिए, हम लोग क से ज्ञ तक पहले लिखते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। एक बात यहीं पर ध्यान रख लीजिए कि यह जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं, इनकी गणना व्यंजन में नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा की जाएगी। पहले ये देखिए, क से लेकर के म तक क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। चाहे आप ऊर्ध्वाधर देखेंगे तब भी 5 वर्ण हैं, क्षैतिज देखेंगे तब भी 5 वर्ण हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यह एक वर्ग का निर्माण करते हैं और 5 पचे 25, यानी इनकी संख्या कितनी है, 25 है, और यही स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं, क से लेकर के म तक हमारे क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ये आप याद रखिएगा इसको। हमने अभी को बताया कि ये क से लेकर के म तक वर्ग का निर्माण करते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर, देखिए ये आपका प्रथम अक्षर, ये लाइन आपका द्वितीय अक्षर, ये लाइन आपका तृतीय अक्षर, और ये लाइन आपका चतुर्थ अक्षर, और ये आपका पांचवा अक्षर। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर उस वर्ग का मालिक होता है। अर्थात क, ख, ग, घ, अंग, इसमें प्रथम वर्ण क्या है, क है, अर्थात ये क वर्ग है। इसमें च है प्रथम, तो ये च वर्ग है। इसी तरह से ये ट वर्ग, त वर्ग, और ये हमारा प वर्ग।
इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये क से लेकर के म तक कुल 25 वर्ण हैं। 25 वर्णों को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर उस वर्ग का नाम होता है, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इससे आप घुमा फिरा करके कई प्रश्न देख सकते हैं परीक्षाओं में। जैसे पहला प्रश्न यही पूछ देगा कि व्यंजन में वर्गों की संख्या कितनी है, कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, आपसे पूछ दिया जाए च वर्ग का तृतीय अक्षर कौन सा है, तो च वर्ग देखिए ये है, तीसरा अक्षर कौन है? वह पहला है, दूसरा, तीसरा, अर्थात च वर्ग का तृतीय अक्षर ज है। इसी तरह से त वर्ग का द्वितीय अक्षर कौन सा है, तो द्वितीय अक्षर थ है। इसी तरह से क वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा है, तो क वर्ग ये है, 1 2 3 4 5। क वर्ग का 5वां अक्षर ग है। इस तरह से आपको परीक्षाओं में घुमा फिरा करके प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आप इस बात को समझ गए होंगे 25 स्पर्शी व्यंजनों के बारे में। अब हमारे स्पर्शी व्यंजन के बाद यह जो 4 हैं, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व। हमने पहले ही बता दिया इनकी संख्या 4 है, आप गिन सकते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? स्पर्शी अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये आपके 4 मिलते हैं, श, स, स, ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। और क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये आपके क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। तो जो मैंने अब नाम शुरू में आपको लिखवाया, उन सब का आपने यहां पर परिचय ले लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि इन 25 को क्यों स्पर्शी व्यंजन कहा गया है, और इनको, इन 4 को क्यों अंतःस्थ, इन 4 को क्यों ऊष्म, इन 4 को क्यों संयुक्त कहा गया है? तो इसका कारण यह है कि पहले देखिए, ये जो पहले जो 25 वर्ण हैं क से लेकर के म तक, इनका आप जब भी उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपका उच्चारण अंग टच होता है। वायु किसी न किसी मुख के भाग से टच होकर के निकलती है, इसीलिए इन्हें स्पर्शी कहा जाता है। अंतःस्थ, इन 4 को अंतःस्थ क्यों किया कहा गया है? देखिए, अंतः मतलब अंदर, स्थ मतलब रुकना, अर्थात ये जो 4 हैं, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ये स्वतंत्रता पूर्वक न निकल करके कुछ फंस करके निकलते हैं। इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो स्वर का उच्चारण और अंतःस्थ व्यंजनों का उच्चारण लगभग एक जैसा होता है। जैसे य को बोलिए तो य, शुरू में हल्का सा ई का उच्चारण हो रहा है, य, है ना? आप बोल करके प्रयास करके देख सकते हैं, य बोलने पर हमको ई जैसा शुरू में फीलिंग आ रहा है। र बोल रहे हैं तब भी ल, व, तो इस तरह के जो वर्ण होते हैं वो अंतःस्थ कहलाते हैं। अगला आता है ऊष्म व्यंजन। तो क्यों इनका ऊष्म नाम दिया गया है? देखिए, ऊष्म मतलब होता है ऊष्मा, ऊष्मा से प्रेरित होकर के ऊष्म लिया गया है, और ऊष्मा मतलब होती है गर्मी। अर्थात जैसे ठंडी के मौसम में हम क्या करते हैं, जब ठंडी लगती है हाथों में तो हाथ को ऐसे बहुत तेजी से रगड़ते हैं। हाथ को रगड़ने से क्या होता है? हमारे हाथ में गर्मी आती है। अर्थात जब किसी चीज को आपस में रगड़ते हैं तो उस घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ठीक उसी तरह से इन ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु है वो हमारे मुख में रगड़ करते हुए निकलती है। जैसे श, श, ह रगड़ करके निकल रहा है, तो जहां कहीं भी घर्षण होगा वहां ऊष्मा होगी, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अंतिम आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन
ये व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कौन कौन वर्ण किससे किससे मिलके बना हुआ है। ये भी परीक्षा के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में जरूर पूछता है आपसे कि क्ष किन दो वर्णों से मिलके बना है, त्र किन दो वर्णों से मिलके बना है, ज्ञ किन दो वर्णों से मिलके बना है और स्र। तो ध्यान रखिएगा, जो क्ष है ये क और श से मिलके बना हुआ है। त्र जो है आपका त और र से मिलके बना हुआ है। ज्ञ जो है ज और ञ से मिलके बना हुआ है। और श्र जो है ये सलीफा वाला श और र से मिलके बना हुआ है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ज्यादातर ज्ञ और स्र का पूछता है, क्योंकि इसका हम पहचान नहीं पाते हैं। बाकी त्र और श्र को तो पहचान, त्र में हमको ऐसे ही पता चल जा रहा है कि त और र है, श्र में भी पता चल जा रहा है कि श और र है, लेकिन क्ष में हम नहीं पहचान पा रहे हैं, ज्ञ में नहीं पहचान पा रहे हैं बोल करके। तो इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इनकी गणना व्यंजनों में नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी ये अलग अलग व्यंजन से मिलके बना हुआ है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अपने नोट को बेहतर बनाने के लिए। देखिए, वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप नोट तैयार करते हैं तो वो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि नोट ही एक ऐसा माध्यम होता है कि जब हम परीक्षा देने जाने वाले होते हैं तो उसके कुछ दिनों पहले हम उस नोट का क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अब ये सोचिए कि वीडियो भी तो आपके पास है, लेकिन क्या आप सभी वीडियो को एक साथ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो लिखा हुआ रहेगा वो आप कभी भी कहीं भी आसानी से रिपीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बेहतर तरीके से नोट बनाइए, यकीनन आपके परीक्षा में सभी प्रश्न यहां से फंस जाएंगे। एक भी परीक्षा का एक भी प्रश्न इधर उधर से आएगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, उस पर आपको कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर आप वाकई में सफल होना चाह रहे हैं, वाकई में आप कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट, आपको नोट के साथ तैयारी करनी होगी। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप वीडियो को प्ले प्यूज कर सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो पॉइंट, जो बात आपको एक बार सुनने में नहीं समझ में आ रही है, उसको बैकवर्ड करके फिर से सुनिए, समझिए और प्रयास कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर हमसे डायरेक्ट संपर्क करना चाह रहे हैं तो भी आप हमसे संपर्क करके आप मुझसे कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जुनून होना चाहिए पढ़ाई की। अक्सर हम क्यों 1 नंबर या 2 नंबर से कभी कभी परीक्षा में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारा वही 1%, वही मेहनत हम नहीं किए होते हैं। ऐसा नहीं है, इस एक वैकेंसी, एक सीट के लिए देखते हैं कई कई लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। तो आपको 1, 2 या 100 से नहीं बेटर होना है, लाखों हजारों से बेटर बनना पड़ेगा आपको। एक एक सीट पर 10-10 हजार कैंडिडेट होते हैं किसी किसी में एग्जाम में, तो सोचिए आपको उन 10,000 से बेस्ट बनना पड़ेगा, तब आप सीट को पा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। तो जब हम जानते हैं कि हमें 10,000 से बेटर बनना है तो पूरे लगन से, जुनूनियत से और बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। हिंदी व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन का परिचय ले लिया गया।
इसके अतिरिक्त दो और व्यंजन होते हैं जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण, देखिए द्वि मतलब दो, गुण कुछ व्यंजन, कुछ नहीं दो ही व्यंजन ऐसे हैं जिनमें दो गुण होता है, जैसे ड से डमरू और ढ से ढक्कन। इसमें अगर नीचे, एक तो ये हो गया दो, और इसके नीचे बिंदी लगा दी जाए तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है, बदल जाता है। पहले ये ड था वो ड़ हो गया, पहले ढ था वो ढ हो गया। तो दो गुण होने के कारण इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं और ये व्यंजन में गिने जाते हैं। अब आप व्यंजन से रिलेटेड जितने भी व्यंजन है सभी से आप परिचित हो चुके हैं। कौन किस वर्ग का है, कौन अंतस्थ है, कौन ऊष्म है, कौन संयुक्त है, कौन द्विगुण है, इन व्यंजनों से आप परिचित हो चुके हैं। अब आइए गिनते हैं कि जितने भी व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा कुल कितने हो रहे हैं। देखिए पहले हमने जाना स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी आपने देखी थी, 25। फिर हमने जाना अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपने पाई थी 4। फिर आप देखे थे ऊष्म, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी थी 4। और मैं शुरू से ही बताते चला आ रहा हूं कि इनको गणना नहीं करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। इसके अलावा आप 2 द्विगुण व्यंजन पाए थे। अब कुल गिन लेते हैं, कुल कितने वर्ण हुए, कुल व्यंजन 5 4 9 4 13 2 15 को 5 हासिल लगा 1 और 2 1 3, 35 हो रहे हैं द्विगुण को लेकर के। अगर द्विगुण को छोड़ दिया जाए तो कुल कितने वर्ण हो रहे हैं, 33 वर्ण। तो अगर आपसे यह परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर होगा 33। यही परीक्षा में माना गया है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। तो स्टूडेंट आप व्यंजनों से परिचित हो चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे इन सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से भी एक नंबर आपका फिक्स है, कंफर्म है, पूछता है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और ध्यान से देखिए और समझिए। तो पहले वर्ग का देखते हैं। पहला वर्ग है हमारा क वर्ग। क वर्ग, क से क वर्ग, क से कंठ। आप इनको उच्चारण कीजिए, क ख ग घ ङ, इन सब का उच्चारण कंठ से, ये कंठ से वायु बाहर निकल रही है, अर्थात इनका उच्चारण क वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अब इनमें से कोई भी पूछ दे, चाहे क का पूछ दे, चाहे ग घ ख अंग किसी का पूछ दे, तो उसका उच्चारण स्थान क्या बताएंगे आप, कंठ। दूसरा वर्ग है हमारा च वर्ग। च, च छ ज झ ञ। आप जब ये बोल रहे हैं पांचों वर्ण तो वायु आपके तालु से टच हो रही है। च छ ज तालु से निकल रहा है ना। आप खुद प्रयास करके देख सकते हैं, आप स्वयं प्रयास करेंगे। आप वीडियो जब देख रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे तो स्वयं इसका उच्चारण करेंगे, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। च छ आप खुद उच्चारण करके प्रयास करिए, देखिए इनका उच्चारण तालु से हो रहा है। यानी च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। अगला हमारा आता है ट वर्ग। तो देख ट ठ ड ढ ण, इन पांचों को आपको बोलने के लिए जीभ को थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ रहा है। आप खुद उच्चारण करके इसको महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। और ट ठ जीभ को मोड़ना पड़ रहा है ना, तो जहां पर जीभ मोड़ करके निकलती है आवाज वो मूर्धन्य कहलाती है।
अर्थात ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। नेक्स्ट हमारा आता है त वर्ग। त, थ, द, ध, न। आप इनको उच्चारण करेंगे तो देखेंगे आपका जीभ जो है दांत में टच हो रहा है और दांत से टच होकर के वायु बाहर निकल रही है, ध्वनि बाहर निकल रही है, अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत्य होगा। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत। अगला है हमारा प वर्ग। अब इसको बोलिए प, फ, ब, भ, म। मैं आपसे कहूं कि बिना ओठ सटाए प वर्ग को बोलिए तो बोल नहीं पाएंगे आप, ये इम्पॉसिबल है। बिना ओठ सटाए आप प वर्ग नहीं बोल सकते हैं। तो यानी ओठ सट रहा है, ओठ से ध्वनि बाहर निकल रही है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं, एकदम लाइन से जा रहा है। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, उसके बाद ओठ, खत्म। तो इन 25 स्पर्शी व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है ये आप जान गए और आपसे गलती नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को देखते और समझते हैं तो। अब आते हैं अंतःस्थ व्यंजनों का। य का उच्चारण स्थान देख रहे हैं आप, तालु हो रहा है। य का उच्चारण स्थान क्या मिल रहा है? तालु। र को बोल रहे हैं तो हल्का सा जीभ मोड़ना पड़ रहा है, इसका उच्चारण स्थान हो जा रहा है मूर्धा। ल दांत में टच हो रहा है, दंत्य। व ओष्ठ। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपसे जरूर पूछा जाता, अगर उच्चारण स्थान व्यंजन से पूछा जाता है तो उसमें व्यंजन का बहुत बार पूछा गया है। 3 श होते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं शलीफा वाला, एक खटकोड़ वाला और एक सपेरा वाला। इन तीनों स में से उच्चारण के आधार पे उनका नाम याद रख लीजिए। शलीफा वाले स को तालव्य स बोलते हैं, यानी इसका उच्चारण स्थान है तालु। और ये है मूर्धन्य, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। और स से सपेरा का उच्चारण स्थान है दंत्य। इस तरह से इन सब का उच्चारण स्थान आपके सामने है। आप सभी उच्चारण स्थान को याद करेंगे। इनका उच्चारण स्थान सेम होगा, जैसे क्ष से छत्री किससे मिलकर बना था? क और स से। तो क का उच्चारण स्थान कंठ और स का उच्चारण स्थान मूर्धा, अर्थात छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ मूर्धा हो जाएगा। तो इनका उच्चारण स्थान आप स्वयं पता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे सघोष अघोष इन वर्णों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। वीडियो को बढ़िया से देखिए और समझिए। धन्यवाद।